अगर आप क्लास 11th या इंटरमीडिएट में अभी आए ही हैं तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो बनाया गया है लेटेस्ट जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड, बिहार, यूपी, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई से, तो उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसका सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको टोटल जो है क्लास 11th और 12th मिला के 40 चैप्टर्स पढ़ना है। पूरे इंटरमीडिएट में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 40 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और इसमें से जो है ये 22 चैप्टर्स आपको क्लास 11th में पढ़ाऊंगा, जिसमें कि पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, वो आज इसी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और ये सिर्फ हिस्ट्री के बारे में, कि आगे जो पढ़ेंगे उसके लिए जो बैकअप होना चाहिए, आपको नॉलेज जो होना चाहिए वो हम आपको इसमें बताएंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक मैं इसमें बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए और वीडियोज इसका बनाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूंगा इसमें। तो ये टोटल 22 चैप्टर्स जो है आपको क्लास 11th में पढ़ना है और बाकी के जो 18 चैप्टर है वो आपको क्लास 12th में पढ़ना है। ये सारे 18 चैप्टर, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सो ऑन, ये सारे चैप्टर्स हैं कौन सी क्लास 12th में आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री से हम पढ़ना स्टार्ट से कहाँ से करें? वेयर शुड वन स्टार्ट लर्निंग केमिस्ट्री? तो 20वीं सदी के एक महान साइंटिस्ट थे लाइनस पॉलिंग, उनके हिसाब से केमिस्ट्री का हम सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये डिफिनीशन किसने दिया? लाइनस पॉलिंग ने दिया। किसके बारे में? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है? साइंस ऑफ सब्सटेंस। ये किस चीज का साइंस है? सब्सटेंस का, उसके प्रॉपर्टीज का, उसके स्ट्रक्चर एंड उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। ये क्या है? केमिस्ट्री उसका साइंस है। अब केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। तो केमिकल चेंजेस क्यों होता है ये देखना शुरू किया किसने? ग्रीक्स ने। ग्रीक कंट्री के लोगों ने ये देखना शुरू किया कि केमिकल चेंजेस क्यों होता है। केमिकल चेंजेस उस समय कौन से होते थे? सावरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का फटना जो भी होता है, और उसके अलावा है कि फ्रूट जूस से वाइन्स कैसे बनाए, उस वाइन से वेनिगर कैसे बनाए, ये सारे केमिकल चेंज क्यों होता है ये ऑब्जर्व करना किसने शुरू किया? ग्रीक्स ने, एंशिएंट समय की बात। Around 400 BC, they also prepared all matters were composed of 4 fundamental substances: fire, earth, water and air. Around 400 BC. अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2025। तो अभी से 2025 ईयर्स अगर बैक जाएं तो 0 ईयर्स पे पहुंचेंगे। वहां से 400 ईयर्स बैक 400 BC में ग्रीक लोगों ने ये बताया कि जो भी दुनिया के पदार्थ है, जो भी सब्सटेंस है, वो 4 एलिमेंट से मिलकर बने। उनका कहना था कि पूरे दुनिया में 4 एलिमेंट्स ही हैं। वो 4 एलिमेंट्स क्या है? फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। मतलब जितने भी चीज बने हैं ये इन्हीं चारों चीजों से मिलके बने हैं। इसी टाइप का सिमिलर जो है चीज इंडिया में भी है, जिसको पंच तत्व थ्योरी बोलते हैं, कि दुनिया में जितने भी चीज है, जितने भी पदार्थ हैं, वो 5 तत्वों से मिलके बने हैं, 5 एलिमेंट से मिलके हैं। तो इसमें एक स्काई ऐड कर दो तो ये पंच तत्वों का थ्योरी बन जाएगा। तो ये स्टार्ट किसने किया? ग्रीक ने ये बात बताया। द ग्रीक्स ऑल्सो कंसिडर्ड द क्वेश्चन ऑफ वेदर मैटर इज कंटिन्यूअस or thus infinitively divisible into smaller pieces or composed of small individual particles. ग्रीक्स ने ये भी क्वेश्चन किया खुद को कि कोई भी मैटर है वो कंटिन्यूअस है क्या या फिर डिस्क्रीट है, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का अगर बेसिक आपको समझना है तो जैसे कि वीट होता है, गेहूं होता है और पानी। आप गेहूं अगर बहुत सारा गेहूं ले रखे हैं तो उसको जब डिवाइड करते जाएंगे, हाफ में डिवाइड करो, फिर हाफ में डिवाइड करो, हाफ में डिवाइड करो, तो अल्टीमेटली आप एक गेहूं के दाने पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो वो गेहूं का दाना टूटता नहीं है, कटता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि वो पूरा गेहूं जो है उस छोटे छोटे दाने से मिलके बना है। लेकिन वही अगर दूसरे में अगर पानी ले लिए तो उसको हम कट करते जाएंगे और वो कभी एक पानी का दाना नहीं आएगा, वो होते ही जाएगा। तो इसको हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। वही गेहूं को क्या बोल सकते हैं? डिस्क्रीट बोल सकते हैं। और आपको पता है कि पानी भी डिस्क्रीट है, बिकॉज वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन बस एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस बताने के लिए एग्जाम्पल आपको दिया मैंने। ठीक है, तो उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया क्या ये कंटिन्यूअस है या फिर ये डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है। सपोर्टर्स ऑफ द लेटर पोजीशन, लेटर पोजीशन मतलब उनका ये कहना था कि ये इंडिविजुअल कोई भी पदार्थ है दुनिया का,
वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है। ये किसने बोला? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने बोला। और उस इंडिविजुअल पार्ट जिससे मिलकर दुनिया का सारा मैटर बना है उसको उन्होंने क्या बोला? एटॉमस। और एनसीईआरटी में इसी को एटोमियो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बताया एटॉमस। एटॉमस का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ये किसने बताया? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने। उस पार्टिकल का क्या नाम दिया? एटॉमस, जो बाद में चल के एटम बन जाता है। उसी वर्ड को क्या चीज में बदल जाता है? एटम में बदल जाता है। However, Greek had no instruments to test their idea. Of course, उस समय पे कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि इस आइडिया को टेस्ट करके देखे, किसी ऑब्जेक्ट को काट के देखे और अल्टीमेटली एटम तक जाएं और देखे कि हाँ ये है वो एटम। अभी भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इंडिविजुअल एटम को हम देख सके, काट के अलग कर सके। ऐसा अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो अभी अगर नहीं है तो ऑफकोर्स उस समय भी नहीं होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री जो स्टार्ट हुआ एक पार्टिकुलर समय पे अचानक से तो नहीं आ गया। वो बहुत सारे समय में आके, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने के बाद, बहुत सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बाद अभी जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो आया है। तो पूरे केमिस्ट्री के हिस्ट्री को हम 5 भागों में क्लासीफाई करेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि हर एरिया में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये 5 भाग कौन से हैं? एंशिएंट पीरियड, द अल्केमिकल पीरियड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीरियड, द फेलोजिस्टन पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ये 5 पीरियड हैं जिसमें हम केमिस्ट्री को डिवाइड किए हैं अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि हर में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो एंशिएंट पीरियड क्या है? एंशिएंट से लेके 350 एडी तक, मतलब 350 एडी से पहले से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे? एंशिएंट पीरियड बोलेंगे। और अल्केमिकल पीरियड 350 से 1500 एडी तक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीरियड कब से कब तक है? 1500 एडी टू 1650 एडी तक। फेलोजिस्टन पीरियड कब से है? 1500 टू 1774 एंड मॉडर्न पीरियड है 1774 टू अभी तक, ठीक है। ये 5 भागों में केमिस्ट्री का पूरे इतिहास को, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं। क्या? क्योंकि हर समय में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री में, जिससे पूरा केमिस्ट्री का इतिहास ही बदल गया, उसका रंग रूप ही बदल गया। एक नए तरीके से हम केमिस्ट्री को देखने लगे हर एक पीरियड में। चलिए अब देखते हैं एंशिएंट पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका था और कैसे फिर वो बदला क्यों। तो एंशिएंट पीरियड में जैसे कि बहुत सारे केमिकल ऑपरेशंस पते थे, जैसे कि साउरिंग ऑफ मिल्क को कैसे खट्टा करके उससे निकालना, और कन्वर्सन ऑफ फ्रूट जूस इनटू वाइन्स, मतलब फ्रूट जूस से वाइन्स बनाना। द कन्वर्सन ऑफ वाइन्स इनटू वेनिगर, वाइन से वेनिगर बनाना, ETC वेयर नोन, मतलब एंशिएंट समय में भी ये सब पता था। और उसके बाद अराउंड 3000 BC मेकिंग ऑफ ग्लास पॉटरी, पिगमेंट्स, डाइज, परफ्यूम, ये सब पता था। मतलब 3000 साल पहले, मतलब इससे भी पहले ग्लास का पॉटरी, ग्लास का जो बर्तन होता है वो, पिगमेंट्स एंड डाइज, जो भी कलर करते हैं कपड़े में वो सब, परफ्यूम्स, ये सब उस समय पता था। ये सारे केमिकल ऑपरेशंस करके ही ये सारे मेटल्स बनते हैं, ये सारे थिंग्स बनते हैं। तो ये सब पता था कब तक? एंशिएंट पीरियड में ही। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फॉर ऑर्नामेंट्स एंड वेपन्स, मतलब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, मतलब ओर में जो रहता है बहुत सारे मेटल रहते हैं उसमें। एक जैसे कि अगर गोल्ड का ओर है तो सिर्फ उसमें गोल्ड नहीं है, उसमें अदर एलिमेंट्स भी रहता है जिसको निकालना पड़ता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसमें से सिर्फ गोल्ड निकालना पड़ता है। तो ये सब भी प्रोसेस पता था। क्यों? उस मेटल से क्या क्या बनाते थे? ऑर्नामेंट्स एंड वेपन। जैसे गोल्ड है तो उससे ऑर्नामेंट्स बनता था, और वही आयरन है तो उससे क्या बनता था? वेपन्स बनता था। ये कहाँ कहाँ पता था? इंडिया, चाइना, इजिप्ट एंड ग्रीस, पुराने समय में अराउंड 3000 BC में वहाँ पता था। धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल गई। नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई डेट व्हेन साइंस ऑफ केमिस्ट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउएवर इट्स ग्रोथ मस्ट हैव बीन साइड बाय साइड विथ ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब केमिस्ट्री कब आया ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये जरूर है, अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे केमिस्ट्री का साइंस आते गया। लेकिन जो मेजर है कि केमिस्ट्री का बिगिनिंग कहाँ से शुरू हुआ, ये हम बोल सकते हैं जब 400 BC अराउंड ग्रीक के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने बताया कि जितने भी दुनिया में मैटर्स है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो भले ही ये चीज़ आइडिया गलत है,
ये जो उन्होंने बताया कि जितने भी दुनिया में मैटर है, जितने भी पदार्थ है, वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना, और वो 4 एलिमेंट का उन्होंने नाम दिया फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। बट यहाँ से उन्होंने सोचना तो शुरू किया, और यही सोचने से धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होते गए, और अभी जो हम लोग केमिस्ट्री जान रहे हैं, जिससे दुनिया की बहुत चीज़ें रन हो रही है, रॉकेट साइंस से लेके इंटरप्लानिटरी जो मिशंस है वो सब किए जा रहे हैं, किसके दम पे? केमिस्ट्री के दम पे। एक फैक्टर ये भी है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री शुरू हुआ। कब से? 4000 BC में, जब ग्रीक प्रपोज किए थे, वहाँ के जो फिलोसफर है उन्होंने बताया था क्या, कि जितने भी मैटर बने हैं वो 4 एलिमेंट से मिलकर बने। वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन है? फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि द फर्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला केमिस्ट्री का किताब है, वो भी इजिप्ट में लिखा गया। इवन जो केमिस्ट्री टर्म है उसका भी मतलब क्या होता है? इजिप्शियन आर्ट होता है। चलिए देखते हैं अब दूसरा, अल्केमिकल पीरियड। और अल्केमिकल पीरियड कब से कब तक है? 350 AD टू 1500 AD। ये इसका टाइमलाइन है। इस पूरे समय को अल्केमिकल पीरियड बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड अल्केमिस्ट ट्राई टू डिस्कवर 2 थिंग्स। देखो, इस समय जो है अल्केमिकल पीरियड में केमिस्ट्री जो है, इस समय के जो साइंटिस्ट है वो सूडो साइंस के पीछे पड़ गए थे, जिस सूडो साइंस को अल्केमी बोलते हैं। वहाँ से ये वर्ड आया अल्केमिकल पीरियड। इस समय के जो साइंटिस्ट थे वो मेनली 2 चीज़ ढूंढ रहे थे, एक है एन एलेक्सियर ऑफ लाइफ और दूसरा है फिलोसफर्स स्टोन। एलेक्सियर ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? एक ऐसी दवा जो आपके सारे बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपको हमेशा यंग रखेगा, मतलब आप अमर हो जाओगे। एक वो ढूंढ रहे थे, और दूसरा क्या ढूंढ रहे थे? फिलोसफर्स स्टोन। फिलोसफर स्टोन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा स्टोन जिससे हम जिंक, कॉपर, आयरन को अगर टच कर दें तो वो क्या चीज़ में बदल जाए? गोल्ड में बदल जाए। जैसे आपने मूवी में देखा होगा, उसी टाइप का उस समय के मैक्सिमम साइंटिस्ट जो थे वो इसी चीज़ में बिलीव करते थे, ठीक है। लेकिन उस समय भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो सीरियस साइंटिस्ट थे, जो कि फैक्ट के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते थे, जिसके कारण उस समय में भी बहुत सारे केमिकल ऑपरेशंस डिस्कवर हुए, जो कि अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ऑपरेशंस, जैसे कि डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाय अमलगेमेशन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उस समय इस प्रोसेस से नहीं होता था। बहुत सारे प्रोसेस, गोल्ड निकालने की एक ही प्रोसेस नहीं है, लेकिन अमलगमेशन प्रोसेस जो है वो मेनली कहाँ पे, कब डिस्कवर किया गया? अल्केमिकल पीरियड के बीच में डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस इस पीरियड में डिस्कवर किया गया। ऑल दो कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो इस समय मेनली 2 चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे थे, एलेक्सियर ऑफ लाइफ और दूसरा क्या है? फिलोसफर्स स्टोन, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीरियड, जो कि कब से कब तक है? 1500 AD टू 1650 AD। तो ड्यूरिंग दिस एरा केमिस्ट पेड देयर अटेंशन टुवार्ड्स मेडिको केमिकल प्रॉब्लम्स। मतलब इस समय में जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने अपना ध्यान वहाँ से हटा के, एलेक्सियर ऑफ लाइफ, फिलोसफर स्टोन से हटा के उन्होंने अपना फोकस कहाँ किया? मेडिको केमिकल प्रॉब्लम। मतलब मेडिकल में हम लोग केमिस्ट्री का क्या हेल्प कर सकते हैं, पेशेंट को किस तरह से बेटर बना सकते हैं, वो उस समय के साइंटिस्ट ने शुरू किया। और उस समय के साइंटिस्ट ये मानते थे कि केमिस्ट्री का मेन जो है, इस समय के साइंटिस्ट, कब के समय? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीरियड के जो साइंटिस्ट थे वो मानना था कि केमिस्ट्री का मेन जो पर्पस है वो ह्यूमन को हेल्प करना मेडिकल सेक्टर में, ठीक है, उनको बेटरमेंट के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्टडी ऑफ गैस वाज बिगन एंड क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स वेर अंडरटेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इसी समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीरियड में ही पहली बार जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, जिसमें क्वांटिटेटिव बेसिस पे, क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटी कि क्वांटिटी क्या चेंज हुआ। जैसे कि मान लो एक क्या बोले, जैसे कि एक मेटल को हम जलाए हैं तो उसका वेट बढ़ गया, तो क्वांटिटेटिव, उसको क्वांटिटी बढ़ा है। ये चीज़ देखना इसी समय में स्टार्ट हुआ। कब? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीरियड में, कि ये क्यों हो रहा है, और उस समय क्वेश्चन पूछे गए और उसका सॉल्यूशन निकाला गया, ठीक है। तो फर्स्ट केमिस्ट टू परफॉर्म ट्रूली क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स वेयर रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल वो पहले केमिस्ट थे जिन्होंने मतलब क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट को बहुत ही अच्छे से उस समय पे किया,
तो ये था रॉबर्ट बॉयल का कंट्रीब्यूशन। और रॉबर्ट बॉयल का पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो ऐसा सोच के नहीं आया कि जो भी मैटर है वो 4 ही एलिमेंट से मिलके बने हैं, जो उस समय माना जाता था। उन्होंने सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिया केमिस्ट्री में वो एलिमेंट का डिफिनीशन दे के दिया। बॉयल्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू द केमिस्ट्री आज कंसिस्ट ऑफ हिज आइडिया अबाउट द केमिकल एलिमेंट्स। इन हिज व्यू केमिकल एलिमेंट्स का ये डिफिनीशन उन्होंने दिया, सब्सटेंस इज एन एलिमेंट अनलेस इट कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब कोई सब्सटेंस एलिमेंट है तब ही जब उसको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ पाए, अगर वो टूट गया, अनलेस यहाँ वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब हो गया कि अगर वो कोई एलिमेंट है, मान लो कोई सब्सटेंस है, मान लो, ठीक है, जब अगर वो हम सिंपलर सब्सटेंस में उसको तोड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट नहीं है। अगर कुछ ऐसा सैंपल आ गया जिसको अब हम इससे सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो वो जो है सैंपल वो क्या है, एक एलिमेंट का सैंपल है। नेक्स्ट है, एज बॉयल्स एक्सपेरिमेंटल डिफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट बिकम जनरली एक्सेप्टेड, द लिस्ट ऑफ नॉन एलिमेंट्स बिगेन टू ग्रो एंड ग्रीक सिस्टम ऑफ 4 एलिमेंट्स फाइनली डाइड। एज बॉयल ने एलिमेंट का बहुत ही अच्छा डिफिनीशन उस समय पे दिया था, तो अब इस डिफिनीशन से क्या हुआ, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स को डिस्कवरी करना शुरू कर दिया गया उस समय, और बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए उस समय। और ग्रीक का जो सिस्टम था 4 एलिमेंट्स का, कि उन्होंने बोला कि दुनिया में जितने भी मैटर है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, वो उस समय फाइनली खत्म हो गया ये चीज़। ऑल द बॉयल्स वाज ए एक्सीलेंट साइंटिस्ट। अब देखो क्या है कि कोई भी साइंटिस्ट है वो बहुत बातें अच्छी बोलते हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं है कि वो हर बातें अच्छी बोले, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, पर उन्होंने क्या किया, उनका अभी भी मानना था कि जो भी एलिमेंट्स है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑल द बॉयल वाज एन एक्सीलेंट साइंटिस्ट, ही वाज नॉट ऑलवेज राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लंग टू द अल्केमिस्ट व्यू दैट मेटल्स वेयर नॉट ट्रू एलिमेंट्स एंड दैट वे वुड इवेंचुअली बी फाउंड टू चेंज वन मेटल इनटू अदर। मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल में हम कन्वर्ट कर सकते थे। ये किनका मानना था, रॉबर्ट बॉयल का था। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी उस समय, जिस किताब का नाम था द अल्केमिकल केमिस्ट, जो कि उन्होंने ये बताया था कि इससे पहले जो साइंटिस्ट थे वो कितने मतलब उतना सोच नहीं पाते थे, और उन्होंने ये बताया कि जादू टोना की वजह से केमिस्ट्री नहीं चलता है, एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए और उसके ऑब्जर्वेशन पे कंक्लूजन निकाला जाना चाहिए। बट उन्होंने ये चीज़ को भी वेरीफाई किया था उस समय। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पीरियड है वो है फेलोजिस्टन पीरियड। तो द फेलोजिस्टन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट स्टेल। तो अर्नेस्ट स्टेल ने बताया कि जो भी मैटर है जो कि जलते हैं उसमें एक पार्टिकुलर सब्सटेंस है जिसको फेलोजिस्टन बोलते हैं, फेलोजिस्टन, जो कि उसके अंदर रहता है। जब वो जलता है ना तो धीरे धीरे वो निकल जाता है और उसके बाद वो जलना बंद हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने बताया कि फेलोजिस्टन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिर्फ कंबस्टिबल मटेरियल, मतलब जो जलता है उस मटेरियल में पाया जाता है, गिवन ऑफ व्हेन मटेरियल बर्न्स, और वो निकलता है जब वो मटेरियल जलता है। नेक्स्ट है, द थ्योरी वाज डिसगार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फ्यू गैसेज लाइक ऑक्सीजन। मतलब इस थ्योरी को खत्म कर दिया गया जबकि कुछ गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन का डिस्कवरी हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई ऑब्जेक्ट नहीं जलता है। तो ये जब डिस्कवरी हुआ ना, इसके वजह से ये अब फेलोजिस्टन से मॉडर्न आ जाएगा, ठीक है। इसके डिस्कवरी के कारण ये फेलोजिस्टन थ्योरी खत्म हो जाता है, जो कि हम मॉडर्न केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लास्टली है मॉडर्न पीरियड, जो कि है कब से कब तक, 1774 से अभी तक, ठीक है। ये मॉडर्न केमिस्ट्री का पीरियड है जो कि बहुत ही एडवांस केमिस्ट्री का पीरियड है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो उस समय नहीं पता थी वो अब पता है हम लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं ये मॉडर्न वाला। तो एंटोनी लेवेसियर को, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। He presented the exact explanation of combustion by proposing oxygen is necessary for combustion. This concept was largely responsible for overthrow of phlogiston theory. मतलब उन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन के वजह से कोई भी चीज़ जलता है,
ऐसा नहीं कि किसी भी मटेरियल में फ्लोरिजेशन रहता है उसी के वजह से जलता है वो। उन्होंने बताया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जलता है, और मेनली जो चीज़ जलता है वो कार्बन रहता है। ये किन्होंने बताया? एंटोनी लेवेसियर ने, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। और इसी वजह से इनके इस ऑक्सीजन की डिस्कवरी की वजह से जो फ्लोजिस्टन थ्योरी है वो खत्म हुआ फाइनली। He proposed the theory of indestructibility of matter and presented a clear definition of an element and proposed a system of chemical nomenclature. उन्होंने indestructibility of matter बताया कि कोई भी मैटर डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, और क्लियर डेफिनेशन, एलिमेंट का क्लियर डेफिनेशन उन्होंने दिया। एंड ऑल्सो उन्होंने केमिकल नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, तो उन्होंने केमिकल नोमेनक्लेचर का बेसिक आइडिया किसने दिया? एंटोनी लेवेसियर ने दिया। अनदर मेजर स्टेप टुवर्ड मॉडर्न केमिस्ट्री वाज टेकन इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी। द इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एटम। 1908 में जॉन डाल्टन नाम का जो इंग्लिश केमिस्ट था, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, जो कि मॉडर्न पीरियड में सबसे मेन जो थ्योरी है उस समय माना जाता था। अब क्या है कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको पढ़ने में इजी कैसे बनाए, तो उसको पढ़ा जा सकता है उसको क्लासीफाई करके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मैटर हम जानेंगे अब। तो मैटर को हम क्लासीफाई किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? तो दो बेसिस पे कर सकते हैं, एक उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और दूसरा है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हो रहा है और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, दुनिया के किसी भी मैटर को तीन भाग में बांट सकते हैं, या तो वो सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर वो गैस होगा। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वहीं केमिकल क्लासिफिकेशन में दुनिया के किसी भी मैटर को मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्लासीफाई कर सकते हैं कि या तो वो मिक्सचर होगा, नहीं तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। और इस मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस में हम बदल सकते हैं फिजिकल प्रोसेस द्वारा। ठीक है, तो फिजिकल मेथड यूज करके इस मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मिक्सचर भी दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस भी दो होता है, एक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस है। ये मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं है, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स ये दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस। और इस कंपाउंड को एलिमेंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं केमिकल मेथड्स के द्वारा। जैसे फिजिकल मेथड्स के द्वारा मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिए, वैसे केमिकल मेथड्स में कंपाउंड को एलिमेंट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है जिसमें किसी भी मैटर को कैसे क्लासीफाई किया जाए उसका ये चार्ट है। आप अगर अच्छे से इसको ध्यान में रख लें तो बहुत ही इजी होगा आपको पूरे कन्फ्यूजन को दूर करने में। क्योंकि किसी को ये कन्फ्यूजन रहता है ना कि मैटर को हम मिक्सचर में भी और प्योर सब्सटेंस में भी कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग बेसिस पे है। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है, और ये केमिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है ये क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केमिस्ट्री इंसानों को बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी देने में बहुत ही बड़ा मददगार साबित हुआ है, क्योंकि कुछ ही दशकों पहले हम लोग के जो भी क्लॉथ्स थे, कपड़े थे या फिर फुटवेयर्स थे, वो सारे नेचुरल ओरिजिन के थे। मतलब या तो किसी एनिमल का स्किन होगा या किसी प्लांट का प्रोडक्ट होगा, चाहे वो कुछ भी क्लॉथ हो या फिर फुटवेयर्स हो और एनीथिंग एज सच जो हम लोग यूज करते थे उस समय। लेकिन अब क्या है कि केमिस्ट्री के एडवांसमेंट्स के कारण बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स बन गए जो सिंथेटिक ओरिजिन के हैं, जो कि अच्छे चलते हैं और अलग अलग परिस्थिति में उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम अच्छे से केमिस्ट्री को समझ पाएँ, इतना वास्ट हो गया है, अच्छे से समझ पाएँ, उसके लिए हम केमिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते हैं अलग अलग ब्रांचेज में। जैसे कि यहाँ पे 4 ब्रांचेज है जो कि मेन ब्रांचेज है, इसके अलावा भी है बट यहाँ पे मेन ब्रांचेज 4 है। पहला है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल। तो ये सारे को हम एक एक कर पढ़ेंगे, इसका डिफिनीशन जान लेंगे।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? ये हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव के स्टडी को बोलते हैं। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? ये स्टडी है कार्बन के कंपाउंड्स की, मतलब हाइड्रोकार्बन्स मतलब ही होता है हाइड्रोजन और कार्बन, तो कार्बन के कंपाउंड्स के स्टडी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, जो कि है कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो ये सारे चीज़ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, इवन दो वो कार्बन के बने हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसके अलावा जो भी है ना, जो भी हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूडिंग ये एक्सेप्शन वाला, और जो भी एलिमेंट्स और जो भी है इसके अलावा ऑर्गेनिक के, वो सारे किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक में। किस में? इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। यहाँ देखो, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट और उसके कंपाउंड है वो किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब थर्ड देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में फिर क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी या वो किस चीज़ से मिलकर बना है, द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल कम्बिनेशन का लॉज पढ़ते हैं उसमें, और जिस थ्योरी से वो केमिकल कम्बिनेशन होता है वो पढ़ते हैं। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री में ये भी पढ़ते हैं कि उससे टेम्परेचर से, प्रेशर से, लाइट से, कंसंट्रेशन से उस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, वो स्पीड हो जा रहा है या स्लो हो जा रहा है, किस तरह का हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, ये किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेनली जो है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस किसी भी रिएक्शन का वो देखते हैं। किसमें? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का ये 4 मेन ब्रांचेज है, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेज है, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप अलग अलग, जैसे कि मेडिकल का भी, एरोनॉटिक्स या फिर स्पेस साइंस या फिर सॉयल या फिर बहुत सारे एरियाज में केमिस्ट्री का यूज होता है। तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इसको और ब्रांचेज में डिवाइड किया गया, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, मेडिकल केमिस्ट्री हो गया, सॉयल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गया, जियो केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, एंड पॉलीमर केमिस्ट्री एंड सो ऑन। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये सब केमिस्ट्री को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एटम के बारे में। ये खत्म हो गया आपका बेसिक जो आपको जानना था। ठीक है, वो आप जान गए। अब हम देखेंगे एटम के बारे में। एटम तो ये एटम जो है वो दूसरा चैप्टर है। यहाँ पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री मैंने बता दिया, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम का स्ट्रक्चर, ये हम जाने। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटम दिखता कैसा है। तो मॉडर्न जो सबसे लेटेस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो इस तरह का है कि मतलब एटम ऐसा दिखता है। ठीक है, लेकिन फिर इतने सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं क्यों? क्योंकि एटम का जो डिस्कवरी जो है वो अभी नहीं हुआ था, ये मेनली जो है 18th सेंचुरी में इसके मॉडल्स बनाए जाना शुरू कर दिया गया, जब उस समय एडवांस कोई भी टेक्निक्स नहीं थे और इंस्ट्रूमेंट नहीं था ये एटम को देखने के लिए। इवन दो हम लोग आज तक एटम को देख नहीं पाए हैं, इवन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से। तो ये सब मैक्सिमम क्या आता है, एक्सपेरिमेंट करके उसका ऑब्जर्वेशन निकाल के फिर कंक्लूजन निकाल के हम लोग एटम का मॉडल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग समय में अलग अलग एटॉमिक मॉडल बनाया गया, तो इसके कारण बहुत सारे एटॉमिक मॉडल है। फिर क्वेश्चन आता है कि फिर हम सभी क्यों पढ़ते हैं? हमको पता है ना कि ये सबसे नया है और ये सबसे सही है, तो ये सारे क्यों पढ़ते हैं? तो ये इसलिए पढ़ते हैं कि ये जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है ये आपको कम्प्लेक्स इसलिए लगेगा कि आपको इसमें अगर बताए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो आप नहीं बता पाओगे, आपके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। और यहाँ ईजिली आप समझ जाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होगा? जैसे ही फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो ये ऐसा से ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा से ऐसा बन जाएगा, तो आपके लिए विजुअलाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी, ये विजुअलाइज करना मॉडर्न में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम पुराने जानते हैं और इसको हिस्ट्री का समझने से हमको ये भी समझ में आता है कि हो सकता है इसमें भी कुछ कमियां होंगी अभी जिसको ठीक करना है, जो कि आप समझ पाएँ कि उसको भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग एटॉमिक थ्योरी दिया गया। तो ये हो गया एटॉमिक थ्योरी का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक चीज़ें। इसके अलावा जो भी होगा वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।